शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में खबरों का सिलसिला। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और मैं हूं आपके साथ रचना। अगले आधे घंटे आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की। पीएम उम्मीदवारी की लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर घमासान के बीच संघ ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। संघ ने कहा है कि अगर आडवाणी नहीं भी मानते हैं तब भी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच मोदी के नाम पर चर्चा को लेकर कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को दिल्ली में रहने को कहा गया है। कल सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे तक मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। मोदी के नाम पर बीजेपी के अंदर महाभारत मची हुई है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि कोई नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर पीएम उम्मीदवारी का ऐलान होगा। मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराज है, न किसी की कोई शर्त है। यह सब सारी बातें बेबुनियाद है। 17 तारीख से पहले घोषणा की संभावना बताई। जब भी होगी अथवा नहीं होगी तो उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। दरअसल कल मोदी के नाम पर आडवाणी को मनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। राजनाथ सिंह को आडवाणी ने साफ कह दिया था कि यह सही वक्त नहीं है और अभी मोदी के नाम के ऐलान से भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे दब जाएंगे। नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बीजेपी के अंदर रूठने और मनाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह मुरली मनोहर जोशी से मिलने उनके आवास पर बुधवार रात पहुंचे। हालांकि राजनाथ सिंह ने बताया कि मुलाकात चुनावी रणनीति को लेकर थी। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि आडवाणी को देश का मूड भांपना चाहिए और उन्हें खुद आगे आकर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता की नब्ज को समझने में और कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। बिहार बीजेपी के फायरब्रेंड नेता गिरिराज सिंह ने इशारों में आडवाणी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभी मोदी का प्रवाह चल रहा है और उसका विरोध करने वाले इस प्रवाह में बह जाएंगे। ये परिवर्तन की हवा नरेंद्र मोदी के नाम के साथ और इस प्रवाह के विरुद्ध जो भी जाएंगे शायद वो बह जाएंगे प्रवाह में। हरियाणा के रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी के होर्डिंग पोस्टर पर कालिक पोते जाने का मामला सामने आया है। 15 सितंबर को रेवाड़ी में मोदी की रैली है और इसी के लिए उनके कई होर्डिंग्स यहां लगाए गए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि आजम खान नाराज नहीं हैं। आगरा में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक से आजम नदारद रहे। बताया जाता है कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर आजम अपनी सरकार से ही नाराज है। और मुलायम का दावा है कि आजम उनसे नाराज नहीं है और ऐसी कोई भी नाराजगी उनके बीच नहीं है। मुलायम भले ही आजम के बचाव में दिख रहे हैं, लेकिन उनके भाई और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि जो लोग बैठक में नहीं आए थे उन्हें कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने भी आजम खां पर इशारों में निशाना साधा। सबका कद बराबर है। कोई आदमी अपने को पार्टी से बड़ा अपना कद अलग समझे, ये उसकी गलतफहमी है और हम सब इससे सहमत। सभी लोग नेताजी की बदौलत जिंदा। जिसको गलतफहमी के नेता की बदौलत हम पार्टी में अलग से हैं, उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। देश का माइनॉरिटी किसी माइनॉरिटी के नेता कहने वोट नहीं देता। आजम को लेकर हुए विवाद पर सांसद जयाप्रदा ने एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर शायराना अंदाज में हमला बोला। जला के जो इसे बुझाते हैं उसे चिरागों से नहीं, चिरागों की रोशनी से नफरत है। तो उनका जो बना हुआ दिया को वो खुद बुझाना चाहते हैं, बनाते हैं और बुझा देते हैं। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही हो सकता है। उनके लिए कोई किसी का सम्मान नहीं है। अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि सोनिया और राहुल हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी के 6 विधायकों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी विधायक मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश कर रहे थे।
बरेली में भी बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। बरेली शहर, बरेली कैंट और आंवला सीट के बीजेपी विधायक मुजफ्फरनगर जाने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। गोरखपुर में भी बीजेपी विधायक विजय बहादुर यादव को उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी नेता पूरे लाव लश्कर के साथ मुजफ्फरनगर जाने के लिए निकले थे। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और फिर भी यदि सरकार रास्ते पर नहीं आती है तो मैं समझता हूं राष्ट्रपति शासन के अतिरिक्त और कोई दूसरा औचित्य शेष नहीं बचता। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के 2014 के होने वाले चुनाव में केवल दंगा फसाद करा के ही चुनाव जीतना चाहते हैं। लखनऊ में जमातुल उलेमा नाम के मुस्लिम संगठन ने मुजफ्फरनगर में हिंसा मामले पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने हिंसा में लगाम लगाने में नाकाम रहने पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा। उधर मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि हर तरफ सेना के जवानों और पुलिस वालों का पहरा लगातार जारी है। Gents, what is the situation like now? It's peaceful. The city is open till 5 o'clock. Curfew has been relaxed and people are going about their work. Shops are open. Traffic is moving normal. मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू में आज सबसे ज्यादा देर तक की ढील दी गई है। सुबह 10 बजे से 7 घंटे की राहत दी गई है। लोग घरों से बाहर भी निकले और खरीदारी करने में भी जुटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हिंसा की कोई नई वारदात सामने नहीं आई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 38 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव समेत मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी और डीआईजी से जवाब मांगा है। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अफसरों को तलब भी किया। उधर अखिलेश सरकार के काल में अब तक हुए सभी दंगों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर मुस्लिम संगठन अखिलेश सरकार से खासे नाराज हैं। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम कहा। इस बीच मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में दारुल उलूम देवबंद ने सीबीआई जांच की मांग की है। देवबंद इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दी गई न्यायिक जांच के आदेश से संतुष्ट नहीं है। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मौलाना कल्बे जवाद और राशिद फिरंगी महली ने कहा कि जो सरकार लोगों की जान नहीं बचा सकती उससे कैसी उम्मीद की जाए। अजमेर शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर दुख जताया। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीएसपी नेता अशोक सिंघल ने अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। सिंघल ने हिंसा में शामिल लोगों को कठोर सजा देने की मांग की है। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर यूपी सरकार के मंत्री रामकरण आर्या ने शर्मनाक बयान दिया है। मंत्री जी की जुबान फिसली और उन्होंने कह दिया कि इस तरह की खामियां तो समाज में होती रहती हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि आरोप लगाना दिग्विजय सिंह का पुराना धंधा है। आरएलडी विधायक वीरपाल राठी ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए मुलायम सिंह यादव को दोषी ठहराया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रमोद तिवारी ने मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार कहा। साथ ही प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को भी घेरा। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हिंसा के डर से सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में प्रधान सद्भाव की अलख जगा रहे हैं। खरात गांव के प्रधान विजेंद्र सिंह ने अपने घर में करीब 150 लोगों को शरण दी है। सोमवार को इस गांव में एक शख्स की जान चली गई थी। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा का आसपास के जनपदों के कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। हिंसा और तनाव के चलते मेरठ का बाजार सूना है। यूपी के शामली में अफवाहों के बाद हुई फायरिंग को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 लोगों को पकड़ा है। पूरे मामले को खुद एडीजी भी गंभीर मान रहे हैं। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल में घर का खाना मिलेगा या नहीं, इस पर थोड़ी देर में जोधपुर कोर्ट से फैसला आ सकता है। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर जेल में घर के भोजन की मांग की है और इसी को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से आसाराम का एमआरआई टेस्ट भी करवाया गया। इस टेस्ट के जरिए आसाराम की सेहत की जांच हुई और मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई।
उधर नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आसाराम की राजदार और छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शिल्पी ने अग्रिम जमानत की अर्जी में दावा किया है कि वो ना तो कभी आसाराम से मिली है और ना ही उससे फोन पर बातचीत हुई है। उसने ये भी कहा कि वो छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन नहीं बल्कि आश्रम की संचालिका है। आसाराम के गाजियाबाद स्थित आश्रम पर भी प्रशासन की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। आश्रम पर टैक्स बकाये को लेकर नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। आसाराम के इंदौर आश्रम के खिलाफ एक केस कोर्ट में दर्ज किया गया है। इसमें आसाराम के अलावा उनके बेटे नारायण साईं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। दरअसल आसाराम के इंदौर आश्रम के लिए लीज पर जमीन दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए दी गई थी। आरोप है कि जितनी जमीन लीज पर दी गई उससे ज्यादा पर कब्जा कर लिया गया। गुजरात के सूरत के एक गणेश पंडाल में आसाराम से जुड़ी एक झांकी पर विवाद हो गया। इस झांकी के साथ एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि आसाराम का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो जेल जाएं। श्रीनगर में सचिवालय के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस भिड़ंत हो गई। शोपियां में हुई मौत के विरोध में इत्तेहाद पार्टी के नेता कार्यकर्ता सचिवालय घेरने जा रहे थे। भोपाल में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मीडिया के बैठने की जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। जब सिंधिया ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो उससे कार्यकर्ता भड़क उठे। कोयला घोटाले की गायब फाइलों की लिस्ट कोयला मंत्रालय कल सीबीआई को सौंप सकता है। इस लिस्ट में उन दस्तावेजों का जिक्र होगा जो अब तक मिल नहीं पाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। दरअसल पवार ने कहा था कि फाइलों पर दस्तखत करते हुए मुख्यमंत्री के हाथ कांपते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को प्रमोट करने में लग गए हैं। बुधवार को पटना में पार्टी नेताओं की बैठक में लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी शरीक हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कमर कस ली है। आरजेडी 21 सितंबर से 30 सितंबर तक जिला सम्मेलन करेगी और फिर उसके बाद 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पार्टी विधानसभा सम्मेलन पर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले उन्हीं की पार्टी के सांसद पूर्णमासी राम पर पार्टी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल जेडीयू सांसद पूर्णमासी राम ने नीतीश को हिटलर बताया है और कहा कि नीतीश की वजह से पार्टी कमजोर हुई है। अयोध्या में 13 सितंबर को 84 कोसी परिक्रमा के होने वाले समापन कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। कोलकाता में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं क्लास की छात्रा की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 5वीं क्लास की छात्रा ओलिंड्रा की मौत के बाद घरवाले उसके सीनियर्स को जिम्मेदार बता रहे हैं। घरवालों का आरोप है कि ओलिंड्रा का लंच बॉक्स उसके सीनियर्स छीन लेते थे और स्कूल के बाथरूम में उसे बंद कर देते थे। मुंबई में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला के साथ रेप की खबर आने के बाद डीबी मार्ग थाने में जमकर हंगामा हुआ। मुंबई के बांद्रा में नाबालिग से गैंग रेप करने और एमएमएस बनाने के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक महिला भी आरोपी है जिसने लड़की को इन लड़कों के हवाले किया था। हिमाचल के सोलन में नाबालिग लड़की को अगवा करके होटल में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। यूपी के बागपत में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की के घरवालों ने लड़के की हत्या करके आत्महत्या का रंग देने के लिए उसकी लाश को पेड़ पर टांग दिया। यूपी के कौशाम्बी में मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में मोबाइल के एयरफोन के चलते भीषण हादसा हुआ जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 छात्र जख्मी हो गए। इंदौर में 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर होने से एक लड़की की मौत हो गई। गुड़गांव में सोना रोड पर हुए हादसे में बीबीए के एक छात्र की मौत हो गई। उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिस कार से दोनों जा रहे थे उसका संतुलन बिगड़ गया और कार पेड़ से जा टकराई। गया के मगध मेडिकल अस्पताल में एक महिला मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल बर्न केस में महिला के परिजन एसी कमरे की मांग कर रहे थे। कमरा न मिलने पर परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। अलीगढ़ पुलिस लाइंस में मामूली बात पर 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। लात घूंसे के साथ साथ डंडे से पिटाई भी की गई। जख्मी हालत में एक सिपाही को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया जबकि दूसरा सिपाही फरार है। इंदौर में इनकम टैक्स की टीम ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में छापेमारी की। अथॉरिटी के लेखा विभाग के अफसरों से इस दौरान पूछताछ की गई।
दिल्ली के पांडव नगर में दिन दहाड़े 12वीं के इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में छापेमारी की। अथॉरिटी के लेखा विभाग के अफसरों से इस दौरान पूछताछ की गई। दिल्ली के पांडव नगर में दिन दहाड़े 12वीं की एक छात्रा को वैन से आए बदमाशों ने किडनैप कर लिया। वारदात के वक्त छात्रा का भाई भी उसके साथ था। नाराज लोगों ने घंटों सड़क पर हंगामा किया। गुड़गांव में एक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापा मारकर 3 लड़कियों और 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करने का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। अनशन पर बैठे एक छात्र को पुलिस हटाने आई थी, जिसका उसके साथियों ने विरोध किया। हंगामे के बीच एक छात्र एम्बुलेंस के नीचे आ गया। इसके बाद भड़के छात्रों ने पुलिस की जिप्सी में आग लगा दी। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 48 में एक बुजुर्ग ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यूपी के कानपुर में फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। बर्रा इलाके के इस शख्स ने खुद को फूड इंस्पेक्टर बताकर दुकानदारों से पैसे ऐंठे। एक दुकानदार को शक हुआ, इसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब के संगरूर के जेल के 4 पुलिसकर्मियों और एक फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। जेल के ये 5 स्टाफ जो कैदी बीमार नहीं रहते थे, उन्हें भी बड़े अस्पतालों में रेफर करवाने का काम करते थे। इसके बदले में ये कैदियों से पैसे वसूलते थे। नोएडा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का सहारा लेने का फैसला किया है। ये गार्ड्स अब पुलिस की पीसीआर वैन के साथ साथ थानों में भी नजर रखेंगे। असम बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। यहाँ के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जोरहाट इलाके जिले में बाढ़ के चलते करीब 20,000 की आबादी संकट से घिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम के नगांव जिले में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ के 22 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। करीब 18,000 की आबादी बाढ़ के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुल नहीं होने के चलते बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना होता है। ये आलय मछुआ झाला इलाका है, जहां की इस नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया है। फेसबुक पर हुए प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाने के चक्कर में एक एनआरआई को पंजाब के फगवाड़ा में खासी मुसीबत उठानी पड़ी। दूल्हा 40 कारों के काफिले बैंड बाजों और 100 बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचा, लेकिन दुल्हन गायब हो गई और बारात को बैरंग लौटना पड़ा। पंजाब के जालंधर में पंजाब पुलिस की एक महिला कांस्टेबल अपने खतरनाक स्टंट के चलते चर्चा का विषय बनी हुई है। 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक पर इस कांस्टेबल के स्टंट देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। असम के सिलचर में मुंबई सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे में शहीद हुए जवान टिमोथी सिन्हा का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही शहीद का शव उनके पैतृक आवास पहुंचा, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। इस दौरान असम सरकार के मंत्री समेत कई लोग मौजूद रहे।